महोदय ये एक मिनट रुकिए, एक मिनट, जस्ट a minute, एस्ट्रोनॉम एक मिनट प्लीज, ऑनरेबल मेंबर प्लीज, यादव जी एक मिनट प्लीज, आप बैठिए। सभापति महोदय, यादव जी आप बैठिए एक मिनट, आप बोलिए। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू हैं, ठीक है, ये लोग एंटी हिंदू हैं, ठीक है, पूरे कांग्रेस के। I got the point, देख लेंगे सर, देख लेंगे इसको। I will see the जी। अभी आप संसद में जोरदार बहस देख रहे होंगे। अखिलेश यादव और बीजेपी सांसद के बीच में संसद में आज जोरदार बहस हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आज आपका 11 फरवरी है। आज आपका लोकसभा में अखिलेश यादव बजट के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुए, तो वहीं महाकुंभ में जो महाजाम लगा हुआ है, जो लोग जाम की समस्या से परेशान हैं, उस पर भी अखिलेश यादव आज सदन में बोले और योगी सरकार को घेरे। तो वहीं मोदी सरकार पर विभिन्न सवाल भी खड़ा किए और किसानों की जो समस्या है उसको भी सदन के पटल पे रखे और जो बजट मोदी सरकार लेके आई है 2025-26 का, उसका विरोध में बोलने के लिए अखिलेश यादव खड़ा हुए। तो वहीं बीजेपी सांसद जो है निशिकांत दुबे, वो अखिलेश यादव महाकुंभ को ले करके जब सवाल पूछ रहे थे बीजेपी से, तब बीजेपी के सांसद जिस तरह से भड़क गए, क्योंकि सवाल सुनने का आदत आजकल बीजेपी सांसदों को नहीं है। आप भी सुनिए अखिलेश यादव और आपका बीजेपी सांसद के बीच जो आपका आज बहस हुआ है सदन में, आप भी देखिए। ऐसी ठगी कैसे फल फूल रही है। और सभापति महोदय, इस ठगी से सबसे ज्यादा अगर प्रभावित कहीं के लोग हैं तो वो गुजरात के प्रभावित लोग हैं। क्या यही सभापति हमारे विकसित भारत की तस्वीर है? यादव जी आप सीनियर मेंबर है। सभापति पार्लियामेंट्री वार्ड जो आप बोलते हैं, थोड़ा सा सोच समझ के बोलिएगा। ये ठगी वार्ड जो है, थोड़ा सा इसको हटा दीजिएगा। सभापति महोदय, एक दूसरी तस्वीर भी हम लोगों ने देखी। महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया। 144 साल। सभापति महोदय, बोलने दीजिए। सभापति महोदय, कुछ पॉइंट रेज करा। सभापति महोदय, ये एक मिनट रुकिए, जस्ट एस्ट्रोनॉम प्लीज, ऑनरेबल मेंबर प्लीज, यादव जी एक मिनट प्लीज, आप बैठिए। सभापति महोदय, यादव जी आप बैठिए एक मिनट, आप बोलिए। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू हैं, ठीक है, ये लोग एंटी हिंदू हैं, ठीक है, पूरे कांग्रेस के। I got the point, देख लेंगे सर, देख लेंगे इसको। I will see please be seated, आप लोग बैठिए, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, आप बैठिए प्लीज, आप बोलिए, हम देख लेंगे। गौरव जी बोला है ना, प्लीज आप लोग बैठिए, बोलने दीजिए, नेता को बोलने दीजिए, माननीय नेताजी को बोलने दीजिए। वो महाकुंभ की तस्वीर। सभापति महोदय, एक मिनट, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आए हो, कोई भी आस्था के विरोध में बोला, आपको कोई अधिकार नहीं बनता है। आप स्नान करके नहीं आए हो, आपने स्नान नहीं किया कुंभ में। बोल दिया मैंने, बोल दिया प्लीज, आप हटा दिया जाएगा उसको। सभापति महोदय, इन्होंने कुंभ में स्नान नहीं किया। आप इधर देखिए, शहर पर देखिए, उधर मत देखिए, शहर को संबोधन कीजिए। अगर फोटो आई होती तो मैं जैकेट वाली भी फोटो देख लेता। आपका कोई गलत फोटो दिखा है? सभापति महोदय, ऐसा लग रहा है। विकसित भारत की जो दूसरी तस्वीर देखी जी, वो तस्वीर न केवल हम लोगों को दुख पहुंचाती है, बल्कि तमाम वो सनातन को स्वीकार करने वाले लोग, उनको दुख पहुंचाया होगा। सभापति महोदय, अगर लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए, न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें दो मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। सभापति, इसके साथ साथ इन्हीं के संगठन के लोगों को जब लगा कि वो व्यवस्था नहीं बना सकते, तो इतने दिनों बाद इनके संगठन के लोगों की अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आए और लोगों को सुविधा दें, परेशानी दें। ये बात तब सभापति आई है जब लोग दुख तकलीफ परेशानी की वजह से इनके खिलाफ चिल्लाने लगे, इनके खिलाफ बोलने लगे। सभापति महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस स्नान के लिए प्रधानमंत्री गए हो, देश के राष्ट्रपति गए हो, उपराष्ट्रपति गए हो, मंत्री गए हो, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में यह कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग, सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको।
जमीन की समस्याएं न दिखती हों। और सभापति महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं वो ड्रोन कहां हैं? वो जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी वो कहां है? जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। सभापति महोदय, इधर विज्ञापन और कार्टूनों की बड़ी चर्चा हो रही थी। मुझे याद है कि एक दिन मैंने अखबार देखा, अंग्रेजी अखबार, और मैं समझता हूं माननीय सदस्य जितने लोग रहे होंगे उन्होंने वो अखबार जरूर देखा होगा, न्यूज़पेपर, और उसके फ्रंट पेज पर एक विज्ञापन था और उस विज्ञापन की जो तस्वीर थी उसमें एक जानवर, मुझे पहचान में नहीं आ रहा, वो शायद गधा रहा होगा, वो जेल के अंदर है। मुझे मन नहीं माना, मैंने उसी दिन सरकार को जगाने के लिए लिखा। और मैं आज सभापति महोदय सरकार के माध्यम से जानना चाहता हूं कि डिजिटल इंडिया करते करते साइबर क्राइम, साइबर लूट और डिजिटल अरेस्ट कितना बढ़ गया है। और जो विज्ञापन दिया था, इस जानकारी के बाद वो विज्ञापन दोबारा अखबार में नहीं आया। वो विज्ञापन की तस्वीर मैं नहीं दिखा सकता हूं, मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी उस विज्ञापन को जानते होंगे और देखा होगा उन्होंने। जो विज्ञापन दिया, जनता का भारतीय रिजर्व बैंक से यह सवाल है कि वो अपने ऐसे विज्ञापनों में किसको चित्रित कर रहे हैं और क्यों, और वो कहां से आया है? क्या यह कोई प्रतीकात्मक चित्रण है? यदि हां तो वो जानवर किसका प्रतीक है? क्या उस सिस्टम का जिसके कंधे पर स्वच्छ और एक समय ऐसा भी था जब लोग बजट के आने पर खुश होते थे, क्योंकि बजट नई उम्मीद जगाता था, देश और जनता को आगे की ओर ले जाता था। लेकिन भाजपा सरकार के बजट में न देश के विकास के लिए कुछ होता है, न जनता की तरक्की के लिए। बजट मायूसी लेकर नहीं आना चाहिए। बजट देश का आर्थिक मानचित्र होता है। वो दर्शाता है कि किस तरह पूरे देश का संतुलित, मतलब हर राज्य का बराबर विकास हो, और जो भी राज्य या क्षेत्र भौगोलिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक कारणों से पिछड़ गया है उसके लिए कैसे प्रावधान किए जाएं जो वो भी मुख्य धारा से जुड़ सके। वर्तमान में बैलेंस डेवलपमेंट की नीति पिछड़ती जा रही है। मैंने कई मौकों पर कहा है, आज फिर दोहरा रहा हूं कि अध्यक्ष महोदय, सच्चा विकास वही होता है जो भेदभाव मिटाता है। अच्छा बजट किसी देश को हर दिशा में विकास का रास्ता तैयार करता है। इन्हीं अर्थों में बजट लोकतांत्रिक होता है, जो समाज के हर वर्ग के लिए लाभकारी होता है। ये सबसे आखिरी व्यक्ति को ताकत देकर के उसे आर्थिक मुख्य धारा से जोड़ता है। ये बजट होता है। और मैं तो कहूंगा अध्यक्ष महोदय, मिट जाए अमीरी गरीबी के बीच की वो सब खाई जिसमें भेदभाव और गैर बराबरी की जड़ें जमाई। बजट के अंदर उसके लिए हमेशा एक दिल धड़कना चाहिए, जो आज भी भूख के सूचकांक के आंकड़े बनाकर देश के दिखावटी विकास के सच का भंडाफोड़ कर रही है। भूख मिटे, महंगाई घटे, यही बजट का सबसे बड़ा नारा होना चाहिए। निर्बल को सबल बनाना, निराशा को आशा में बदलना ही बजट का मानवीय पहलू होना चाहिए। बजट का सबसे बड़ा सिद्धांत कमजोर के प्रति हमदर्दी होना चाहिए। बजट बनाने की सोच किसी या कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की नहीं होनी चाहिए, बल्कि इंसानियत के नजरिए की उसी बुनियाद होनी चाहिए। यदि बजट के आने से निर्बल सबल बनता है तो समझो बजट अपने उद्देश्यों से सफल हुआ है, नहीं तो उसे असफल ही माना जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, रोटी की भूख किसानों को विश्वास में लेकर ही मिटाई जा सकती है। और मैंने पहले भी कहा, फिर दोहराता हूं उन बातों को। किसान को फसल का सही दाम दिलवाना और उसे बीज, खाद, पानी का इंतजाम करना, आवारा पशुओं से उनकी फसलों को बचाना। और ये आवारा पशुओं को अध्यक्ष महोदय मैं इसलिए कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि मैंने एक रोड मैप बनाया है और 2 हफ्ते मुझे लगेंगे, सरकार बनवा दीजिए, एक भी जानवर सड़क पर नहीं दिखाई देगा और किसान की जान नहीं जाएगी और न खेतों की बर्बादी होगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य चाहे इधर के हों उधर के हों, वो जानते होंगे कि इस तकलीफ और परेशानी से अभी भी किसान उभर नहीं पाया है और आज भी खेतों को उसे 4 दीवारी या तारों से जोड़ करके चलना पड़ रहा है।